दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक मछुआरा परिवार था। शेख इब्राहिम कासकर, जो मुंबई के डॉन घराने में छोटा मोटा नाम था, उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया शेख दाऊद इब्राहिम कासकर। बचपन में कोई नहीं जानता था कि रत्नागिरी की यह गली कभी दुनिया के सबसे बड़े आतंकी नेटवर्क का सरदार बनने वाला है। 70 के दशक की बात है। उस वक्त मुंबई में 3 बड़े नाम थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदालियार। ये वो दौर था जब समुंदर के रास्ते सोना, चांदी, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दुबई से मुंबई पहुंचाया जाता था। और इस तस्करी के सबसे बड़े ठिकानों में से एक था दादर का डॉन घराना। 16 साल की उम्र में दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया। कहते हैं पहली बार वो पकड़ा गया तो चोरी केस में, लेकिन असली एंट्री हुई जब वो करीम लाला के संपर्क में आया। जल्द ही दाऊद ने महसूस कर लिया कि केवल बल और पैसा ही काफी नहीं है। मुंबई पुलिस के कई अफसरों से उसकी पक्की दोस्ती थी, बतौर मुखबिर तो कई, तो बस दोस्ताना तौर पर। 80 के दशक की शुरुआत तक दाऊद घराने में करीम लाला का सबसे करीबी बन गया था। 1982 में करीम लाला की हत्या के बाद जैसे मुंबई का सिंहासन खाली हो गया। दाऊद ने उस खाली जगह पर बैठने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया। अंधेरी की गलियों से लेकर दादर के ताड़देव तक दाऊद ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लेकिन असली पहचान बनी उसके एक साथी से। उसका नाम था छोटा शकील। शकील दाऊद का दाहिना हाथ बना। मुंबई की हर गली गुमानी में दाऊद के नाम से लोग कांपने लगे। कुलीन वर्ग में उसकी एंट्री हुई तो बॉलीवुड के करीबी दोस्तों के जरिए। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और फिल्म निर्माताओं से उसकी गहरी दोस्ती थी। बॉलीवुड में दाऊद से डर का असर बहुत गहरा था। कहा जाता है कि उस वक्त फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के पास 2 ही रास्ते थे, या तो दाऊद को खुश करो या फिर अगली फिल्म के फाइनेंस के लिए गोल्ड फिंच नाम की उसकी कंपनी को ही भुगतान करो। गोल्ड फिंच दाऊद की फिल्म फाइनेंसिंग कंपनी थी। कई सुपरहिट फिल्में इसी कंपनी के प्रोडक्शन में बनी। यह वह दौर था जब दाऊद को लगा कि वह जिंदगी का सब कुछ हासिल कर चुका है। लेकिन मुंबई पुलिस की संयुक्त आयुक्त, एक दृढ़ निश्चयी महिला अधिकारी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जूलियन रिबेरो, जिसने दाऊद के गैंग को पूरी तरह से नष्ट करने की ठानी थी। लगातार एनकाउंटर हुए। दाऊद के कई करीबी साथी मारे गए। हालात इतने बुरे हो गए कि दाऊद को न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। 1986 दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई चला गया। कहा जाता है कि इस फरारी के पीछे उस वक्त के एक बड़े राजनेता का हाथ था, जिन्होंने उसे पहले ही इशारा कर दिया था ताकि वह समय रहते सुरक्षित बाहर निकल सके। दुबई में उसने अपना साम्राज्य और मजबूत किया। छोटा शकील को उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते मुंबई के अंदर ऑपरेशन संभालने का निर्देश दिया। तब तक दुनिया में एक और चीज बहुत तेजी से बदल रही थी। एशिया और यूरोप के बीच हेरोइन का कारोबार। दाऊद ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तस्करों से सीधी डील कर ली। कहा जाता है कि 80 के दशक के आखिर में दाऊद की कमाई का बड़ा हिस्सा हेरोइन के तस्करी से आता था। ये वही पैसा था जो बाद में भारत के अंदर हथियार खरीदने और आतंकी वारदातों को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। 1992 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। बाबरी मस्जिद गिराई गई। पूरे भारत में दंगे भड़के। मुंबई में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। मराठी मानस में यह धारणा बन गई कि एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी हो रही थी। दाऊद उससे बेहद नाराज था। कहते हैं कि उसी के धक्के पर उसके साथियों ने बदले की आग में और घी डालने का काम किया। 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 बजे मुंबई का शेयर बाजार, सेंट्रल बॉम्बे, वर्ली सी फेस, होटल सी रॉकिन, पासपोर्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, एक नहीं बल्कि लगातार 12 धमाके हुए। पूरा मुंबई हिल गया। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट था। जांच में आया कि ये धमाके दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और टाइगर मेमन ने प्लान किए थे। आरोप था कि बदले की इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी ISI ने उन्हें RADX और ट्रेनिंग मुहैया कराई थी। विस्फोटक दुबई के रास्ते मुंबई लाए गए। इसके बाद दाऊद का नाम दुनिया के सबसे वांटेड आतंकियों की लिस्ट में आ गया। संयुक्त राष्ट्र ने उसे अलकायदा से जुड़ा वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अब दाऊद के पीछे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां लग गईं। फिर वह पाकिस्तान चला गया। कराची के पॉश इलाके क्लिफ्टन में उसने अपना ठिकाना बनाया। भारत सरकार ने हर बार दाऊद की मौजूदगी के सबूत पाकिस्तान को दिए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया। कहा जाता है कि दाऊद जब कराची में अपनी हवेली में बैठता था तो दिल्ली और मुंबई के कई सेमिनारों में उसके साथियों को बुलाया जाता था। 90 के दशक के बाद भारत ने उसे खत्म करने के लिए कई प्लान बनाए। फिल्म D-Day ने दिखाया था कि RAW का एक मिशन कैसे हो सकता था। असल जिंदगी में भी RAW के प्रमुख AS दुल्लत ने खुलासा किया था कि दाऊद को
पकड़ने या उसे खत्म करने की कई योजनाएं बनी, लेकिन हर बार असफल रही। हर बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ये मिशन रोक दिए गए। 2000 के दशक की शुरुआत में दाऊद के साम्राज्य पर हमले तेज हो गए। RAW और IB की टीमें उसके हर साथी पर नजर रखने लगी। छोटा शकील को थाईलैंड में मुंबई पुलिस ने मार गिराया। टाइगर मेमन पकड़ा गया। दाऊद के कई करीबी साथी तो UAE में ही अरेस्ट कर लिए गए। दाऊद को अपने बचाव के लिए दुबई छोड़ना पड़ा। अब उसे खतरा सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंसियों से भी था, क्योंकि अब उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी थी। उसे पाकिस्तान के फैसले पर रहना पड़ता था। दाऊद के खिलाफ सबसे बड़ा कदम तब उठा जब संयुक्त राष्ट्र ने उसकी सारी संपत्तियां जब्त करने और उससे जुड़े सभी संगठनों को बैन करने का आदेश दिया। शेख जायद रोड पर उसकी 5 लाख वर्ग फुट की प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 1100 करोड़ रुपए थी, वह भी सील कर दी गई। 2015 के बाद दाऊद की सेहत बहुत खराब हो गई थी। गैंग्रीन और किडनी की बीमारी के चलते वह बिस्तर पर ही सिमट कर रह गया था, लेकिन उसकी कंपनी अभी भी सक्रिय थी। सैकड़ों इंडियन बिजनेसमैन और बॉलीवुड के लोगों से एक्सटॉर्शन के पैसे वसूले जा रहे थे। यही पैसा ड्रग्स, आर्म्स और आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल होता था। मध्य प्रदेश के जंगलों से लेकर नेपाल के रास्तों तक दाऊद के नेटवर्क के हाथ थे। हाल ही में NDTV की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कैसे भोपाल के बाहरी इलाके में एक खाली घर को दाऊद के करीबी साथी सलीम डोला और उमर रहमान ने मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। 61 किलो लिक्विड मेफेड्रोन जब्त हुई, जिसकी कीमत 92 करोड़ थी। यह ड्रग फिर पूरे देश में भेजी जानी थी। ड्रग के पैसे और एक्सटॉर्शन के पैसे फिर दाऊद के खातों में जाते थे। 2026 यानी इसी साल अप्रैल में एक और झटका दाऊद के नेटवर्क को लगा। उसका सबसे अहम साथी सलीम डोला, जो पूरे ड्रग नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, तुर्की के इस्तांबुल से पकड़ा गया और भारत डिपोर्ट कर दिया गया। डी कंपनी का 5000 करोड़ का सिंथेटिक ड्रग एम्पायर चौपट हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आज तक कोई आधिकारिक सबूत नहीं है कि दाऊद जिंदा है या मर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह कराची के एक अस्पताल में कैद है। अमेरिकी ड्रोन हमले के डर से वह बाहर नहीं जाता।